नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव बाय स्टडी एट होम। तो इससे पहले मैंने आपके लिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम बताया था। आज मैं कराने वाला हूँ गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। आइए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी दो भारी पिंडों के बीच, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो भारी पिंड हो, एक ये है, इसका मास m1 है, और एक दूसरा ये है, इसका मास m2 है। तो कोई भी दो पिंड होंगे, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इनके बीच की दूरी होगी कुछ, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी होगी, वो होती है मान लो r। अगर कोई भी दो पिंड किसी दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। जैसे आपने देखा है कि ये पृथ्वी है और इसका चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, या फिर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये इनके बीच आकर्षण बल है, तभी तो ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में कोई भी दो बड़े पिंड होंगे, उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और वो आकर्षण बल इन दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो आकर्षण बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के गुणनफल की, F प्रोपोर्शनल m1 m2। और ये जो इनके बीच की दूरी है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। इनके जो बीच की दूरी है वो मान लिया हमने r, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये जो m1 और m2 हैं, अगर ये दोनों पिंड ज्यादा भारी होंगे तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा। कम भारी होंगे तो आकर्षण बल कम लगेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि ये जो हमारे आसपास की जो भी वस्तु होती हैं, कोई मान लो वाहन है या फिर कोई भी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंगों में आकर्षण बल क्यों नहीं लगता? तो उनका जो मास होता है, पृथ्वी और ये चंद्रमा और ये जो सूर्य है, इनकी तुलना में नगण्य होता है, इस वजह से वो मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई भी जो पिंड है या कोई वस्तु है, उनमें आकर्षण बल लगता है। तो वो जो आकर्षण बल होता है वो डायरेक्टली इनके मास के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लो ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को मर्ज कर दें, जोड़ दें, तो यहां से निकलेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाते हैं तो वहां पर एक नियतांक आ जाता है। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद यहाँ पे जो नियतांक आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r²। कैपिटल G क्या आया? कैपिटल G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G क्या है? ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 m2 क्या है? जो हमारे दो पिंड थे उनका द्रव्यमान, और r क्या है? इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी। अब बात आती है F बराबर G m1 m2 को r²। अगर यहां से G बराबर निकालें तो G बराबर क्या निकलेगा? G बराबर निकलेगा F r² अपॉन m1 m2। G बराबर क्या निकला? F r² m1 m2। अब बात आती है मात्रक की। मात्रक क्या है इसका? तो निकाल लो। इसका जो मात्रक होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होगा, F का मात्रक न्यूटन, r², दूरी को आप किस में मापते हैं? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन ये
किलोग्राम स्क्वायर। जी का जो मान होता है वो कितना होता है, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसके आगे जो मात्रा रहेगा वो ये रहेगा। जी का ये जो मान है वो किसने खोया था, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये मान निकाला था 6.67 गुणा 10 की पावर -11 जी का मान होता है ये। अच्छा ये बताइए इस जी को हम सार्वत्रिक नाम क्यों दे रहे हैं, कि जी सार्वत्रिक नियम जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसमें ये सार्वत्रिक शब्द क्यों लगा है। ये सार्वत्रिक जो शब्द लगा हुआ है वो इस कारण लगा हुआ है कि जो जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान जो होता है वो आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाइए वो इतना ही रहेगा 6.67 गुणा 10 की पावर -11। इसका मान कहीं पे भी, चाहे चंद्रमा पे, चाहे पृथ्वी की सतह पे, चाहे पृथ्वी के केंद्र पे, हर जगह ये इतना ही रहता है। इसी वजह से सार्वत्रिक कहते हैं, इसे चेंज नहीं होता है। जो स्मॉल जी होती है उसका मान चेंज होता रहता है। तो इससे इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, मान लो कोई दो बॉडी है, ये m1 है और ये m2 है। इसका जो मास है वो 15 किलोग्राम है, इसका जो मास है वो 20 किलोग्राम है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि बल कितना लग रहा है इनके बीच, आकर्षण बल कितना है। कैपिटल जी की सहायता से इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इस पिंड और इस पिंड के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो कितना है। तो आप जानते हैं आकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो भी हमने निकाला, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी ऑप्शन दे, जी के टर्म में दिए हैं तो जी का मान अभी रखना नहीं है। m का मान कितना है 15, m2 का मान 20, रेडियस कितनी है 20, तो 20 गुणा 20, 20 से 20 कैंसिल, और ये कट गया 5 से 3 बार और ये कट गया 4 बार, यहां से 3g/4। जो आकर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 3g/4। यही आपका आंसर है। फोर्स की जो मात्रा होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लग रहा है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो पत्थर जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। दो पत्थर हैं, अब यहाँ पे ये शब्द लगा हुआ है निर्वात में रखें। निर्वात का मतलब उसमें वायु नहीं, बिल्कुल खाली है। तो खाली हो या वायु हो या कोई माध्यम हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका जो द्रव्यमान दिया है, मास दिया है 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, वो तो होगा ही होगा। और वो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। मान लो m1 दिया है 1 किलोग्राम, m2 दिया है 4 किलोग्राम, रेडियस जो दिया है वो दिया है 10 मीटर, f का मान आपको पूछा है, और g बराबर आप जानते हैं 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। इन सब की सहायता से हम फोर्स निकाल सकते हैं। F बराबर क्या होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी का मान कितना है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। m1 का मान 1 को लिखना नहीं, m2 का मान 4 बटे r का मान कितना है 10 है, उसका स्क्वायर 10 गुणा 10। अब देखो
ये 10 है, 100 होंगे, यानी 10 की घात 2, और जब 10 की घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की होगी, तो 10 की घात माइनस की 2 और 10 की घात माइनस के 11 है, तो 10 की घात माइनस के 13 हो जाएंगे, गुणा 4। तो 4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहां से कुछ निकल के आएगा, गुणा कर लो इसका, 4 सत्ते 28, 4 छे 24 और 2 26, और 4 छे 24 और 2 26, 26 पॉइंट इतना आएगा इसका आंसर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आंसर आ गया इतना। अब बात करते हैं स्मॉल जी की, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 वो कहां से आया है? देखिए, आपने कोई वस्तु छोड़ी, आपने मान लो ये मार्कर है, ये आपने छोड़ा, तो ये क्या होगा? नीचे के लिए जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? नीचे जाने का कारण है इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, और जो वो फोर्स होता है वो क्या होता है? F बराबर एम ए। फोर्स क्या है? F बराबर एम ए। लेकिन ये जो गुरुत्व के अधीन कार्य हो रहा है, तो ए या तो जो ए त्वरण है वो क्या होगा? जी होगा। तो यहां से F बराबर हो जाएगा एम जी। वस्तु छोड़ने पर नीचे जा रही है, तो उस पर जो आकर्षण बल काम कर रहा है वो F बराबर एम जी। अब F बराबर एम जी निकाल लिया। अब एक बात समझिए आप, जैसे ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, यह है इसका केंद्र, और यहां पर कोई वस्तु रखी है, उसका द्रव्यमान है m, ठीक है। इसकी ये रेडियस है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? r। जब कोई वस्तु इसकी सतह पर रखी होगी तो ये पृथ्वी उस पर आकर्षण बल लगाएगी, जरूर लगाएगी। तो ये जो आकर्षण बल लगाएगी वो कितना लगाएगी? रख लीजिए, मान लो ये m की है, और जो पृथ्वी का मास है वो कैपिटल M है, m ही से दर्शाते हैं इसे, मास ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी इस वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाएगी वो क्या लगाएगी? जी एम और कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले मैंने बताया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में कि पृथ्वी इस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, पृथ्वी जो इस पर आकर्षण बल लगाएगी वो इतना लगाएगी, ठीक है। लेकिन वस्तु हमने छोड़ी, वो भी नीचे जा रही थी, तो उस पर भी बल लग रहा था, आकर्षण बल। तो क्या ये एम जी के बराबर नहीं होगा? ये भी आकर्षण बल है और ये भी आकर्षण बल है, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। यहां से क्या करेंगे? इस m से ये m कट जाएगा, इस m से ये m कटेगा, और यहां से निकलेगा g, कैपिटल G और कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर बराबर g। कहने का मतलब g का जो मान आ गया वो कैपिटल G कैपिटल M बटे कैपिटल R स्क्वायर। g क्या है? यहां पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, अर्थ का द्रव्यमान है, और ये कैपिटल R है अर्थ की रेडियस। अगर आप g का मान रखेंगे, g का मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.97 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 6.37 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। अगर हम इन सब का मान इसमें रखें तो जो जी की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो जी का मान है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये पृथ्वी की सतह पर है। कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर। अगर आप जी का मान चंद्रमा पर देखेंगे तो वो कुछ अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चंद्रमा की रेडियस कुछ अलग होगी, चंद्रमा का द्रव्यमान भी अलग होगा। कहने का मतलब किसी भी उपग्रह पर या किसी भी ग्रह पर जो जी का मान होगा वो कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये जो मान है जी का 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये पृथ्वी की सतह पर है। तो जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन देखेंगे
जी के मान में परिवर्तन। चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा? चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा? मान लीजिए आप, ये चंद्रमा है। जब हम चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण की बात करेंगे तो ये चंद्रमा है, इसकी त्रिज्या होगी कुछ, ये त्रिज्या मान ली मैंने आर एम, आर मून की है, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसका जो मास है वो m1 है या m है। इसकी मून का कुछ द्रव्यमान होगा, मून का जो द्रव्यमान होगा वो मैंने मान लिया कैपिटल M, और इस मून का मास है ये m। अब जो ये फोर्स लगाएगा चंद्रमा इस पे, आकर्षण बल लगाएगा, वो कितना लगाएगा? तो आकर्षण बल लगाया F बराबर G ऑब्जेक्ट का मास और चंद्रमा का मास अपॉन चंद्रमा की रेडियस कितनी है? R है। ये आकर्षण बल लगाएगा। इससे पहले अभी बताया था F बराबर क्या होता है? mg। और ये चंद्रमा पर g का मान है, कैपिटल वो स्मॉल g का मान है, वो इसको हम g डैश से मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। तो ये जो होगा वो mg डैश होगा, m से m कट जाएगी और यहाँ से g डैश की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? g कैपिटल M अपॉन r। g क्या है यहाँ पर? सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये चंद्रमा का मास है और ये चंद्रमा की रेडियस है। अगर कैपिटल जी का मान रख दें कितना? 6.67 गुना 10 की पावर -11, और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 7.36 गुना 10 की पावर 22 किलोग्राम। चंद्रमा की जो रेडियस है वो कितनी है? 1.74 गुना 10 की पावर 6 मीटर। ये आपको याद करना, चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की जो रेडियस है वो अगर इसमें पुट कर दें तो चंद्रमा पर जो पृथ्वी त्वरण का मान आता है वो कितना आता है? 9.81/6। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी त्वरण का मान होता है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह के लिए ये पृथ्वी त्वरण का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सभी ग्रह के द्रव्यमान और रेडियस अलग अलग होने के कारण। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लगा लेना इसके आगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है। अब कुछ पॉइंट हैं उसे आप देख लीजिए। पृथ्वी त्वरण का मान कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा और क्यों होगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की सतह है। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी इसका मान घटेगा। अगर आप इसकी जो पृथ्वी की सतह है उससे नीचे आएंगे तो भी इसका मान घटेगा। उसका कारण क्या है? ऊपर जा रहा है सतह से तब भी घट रहा है, सतह से नीचे आया है तब भी घट रहा है। उसका कारण यह है कि पृथ्वी की सतह पर जो इसका मान होता है वो होता है 9.81। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, इस पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो यहां से और यहां की दूरी बढ़ेगी, और जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल कम होगा तो पृथ्वी त्वरण का मान भी कम हो जाएगा। ऐसे ही नीचे, जब नीचे आएंगे आप तो यहां पे इसका सेंटर होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये सतह इसकी अपनी तरफ खींचेगी, तो इसका मान कम हो जाएगा त्वरण का मान। और पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएंगे अगर आप तो जो जी होगा वो कितना हो जाएगा? 0। पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी त्वरण का मान कितना होता है? 0। और इस त्वरण का मान ध्रुवों पर क्या होता है? ज्यादा होता है। सबसे अधिक पृथ्वी त्वरण का मान कहां पे होता है? ध्रुवों पर। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु
अगर कोई वस्तु है और वो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की आधी त्रिज्या तक आ जाती है, यहां से, और वो यहां तक आ जाती है आधी त्रिज्या तक, तो आप ये बताइए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो कहां पे ज्यादा होगा? आप ये बताइए इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो ज्यादा कहां पे होगा? तो ज्यादा कहां होता है? सतह पे ही तो होता है, पृथ्वी की सतह पे ही तो ज्यादा होता है। तो आंसर लिख देंगे पृथ्वी की सतह पर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पलायन वेग। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग क्या होता है? देखिए समझिए, जैसे ये है, इस मार्कर को आप इतनी स्पीड से फेंकें कि ये गुरुत्वीय त्वरण को पार कर जाए। जो हमारी रेडियस ये पृथ्वी होती है, इसका जो आकर्षण बल ये अपनी तरफ खींचती है, आकर्षण बल लगाती है। अगर इस इतनी स्पीड से फेंका जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो इसको पार कर जाए और वो कभी भी वापस नहीं आए, तो वही क्या होता है? पलायन वेग। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और लौट के वापस कभी नहीं आती है। वही क्या होता है? पलायन वेग। ये जो पृथ्वी की सतह होती है, यहाँ पर जो पलायन वेग का मान है पृथ्वी की सतह पर वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो कितना ज्यादा वेग है, एक सेकंड में 11 किलोमीटर, वो भी 11 से भी ज्यादा। अगर एक इतनी स्पीड से आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं कि वो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर पार कर जाए, तो वह ऑब्जेक्ट कभी भी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को जो क्षेत्र है उसको पार कर जाएगा। ये जो पलायन वेग का मान होता है पृथ्वी की सतह पे ये है, चंद्रमा पे कुछ और होगा, सूर्य पे कुछ और होगा। निकालते कैसे हैं? पलायन वेग का मान कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है? रूट में 2 कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन आर। जी क्या है यहाँ पर? जी सापेक्ष नियतांक है, एम क्या है? पृथ्वी का मास, और आर रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। इसके लिए अगर रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो पलायन वेग कम हो जाएगा। देखो इसमें ज्यादा से भाग देंगे तो कम नहीं होगा। तो पृथ्वी पर जो मान है पलायन वेग का वो इतना है, और चंद्रमा पर इसका मान कितना होता है? पलायन वेग का मान चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 2.38 किलोमीटर अगर आप फेंकोगे चंद्रमा पर तो वो लौट के नहीं आएगी। सूर्य पर कितना होता है? 618.03 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से अगर आपको पलायन वेग से भेजना है सूर्य पर, तो उसको आपको इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, तब वो वस्तु लौट के नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कक्षीय वेग क्या है, जो केपलर के ग्रहण संबंधी नियम है उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।